नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा का 15वां अध्याय धर्मशाला, जो कि डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी द्वारा रचित है। इस पाठ में बच्चों लेखिका ने अपने धर्मशाला के भ्रमण का वर्णन किया है। बेटा, धर्मशाला एक पर्वतीय स्थल है। जिस प्रकार हम लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं, उसी प्रकार लेखिका भी जब धर्मशाला घूमने गई तो उसने अपने इस अनुभव को हमारे साथ इस पाठ के माध्यम से साझा किया है। आइए देखते हैं लेखिका हमें धर्मशाला के बारे में क्या जानकारी देती है। प्यारे बच्चों, आइए पाठ पढ़ लेते हैं। सदैव बर्फ से ढकी रहने वाली धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसी है कांगड़ा की मनोरम हरी भरी घाटी। इस घाटी का सबसे सुंदर पर्वतीय स्थल है धर्मशाला। तो प्यारे बच्चों, कहाँ बसा हुआ है धर्मशाला? धौलाधार पर्वतमाला की गोद में कांगड़ा की घाटी में। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इसी पर्वतीय स्थान धर्मशाला में सामिशा अपने माता पिता व भाई सारांश के साथ घूमने के लिए आई हुई है। यानी कि लेखिका एक बच्ची सामिशा के माध्यम से हमें अपनी यात्रा का वर्णन करेगी। देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि। देवताओं की भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्यादातर जो देवता होते हैं, वो जो भी हमारे ऋषि मुनि होते हैं, वो पर्वतीय स्थलों में जाकर ही तप किया करते हैं। इसीलिए हिमाचल में ज्यादातर पर्वत होने के कारण इसे देवभूमि कहा गया है। यहाँ ये हिमाचल पर्यटन के होटल धौलाधार में ठहरे हुए हैं। समीक्षा को डायरी लिखने का शौक है। वह यहाँ प्रतिदिन जहां जहां भी यात्रा करती है, उसके बारे में रात्रि में सोने से पूर्व अपनी डायरी में लिख देती है। तो बच्चों, हम अब इसके बारे में यानी कि हमारा जो पाठ है धर्मशाला के बारे में समीक्षा की लिखी हुई डायरी के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, डायरी लिखना एक बहुत अच्छी बात है। इसके माध्यम से हम जो चीजें वैसे भूल जाते हैं, वो भी लंबे समय तक उसकी यादों को संजोए रख सकते हैं। जब कभी समय मिले फिर उस डायरी को पढ़ें और आपकी सारी यादें तरोताजा हो जाती हैं। तो बच्चों, आप भी जब कभी अपने परिवार या स्कूल के साथ घूमने जाएं तो एक डायरी अवश्य ले जाएं और हर रोज का अनुभव उसमें अवश्य लिखें। आगे बच्चों, हम उसके पहले दिन का जो अनुभव है वो देखते हैं। 27 दिसंबर 2011, यानी कि हमारे पंजाब के हिसाब से यह दिसंबर की सर्दी की छुट्टियों की बात है। आज सूर्योदय होते ही हम लोग तैयार होकर अपनी कार में बैठ धर्मशाला घूमने निकल पड़े। यानी कि इस दिन 27 दिसंबर को वो धर्मशाला के लिए चले। धर्मशाला समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर और धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा खूबसूरत स्थल है, शहर है। यह लोअर धर्मशाला तथा अपर धर्मशाला दो हिस्सों में बंटा हुआ है। तो एक प्रश्न हमारे सामने क्या निकला कि धर्मशाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4500 या फिर 4500 फुट। कितने हिस्सों में बटा हुआ है धर्मशाला? दो हिस्सों में, एक लोअर यानी कि नीचे वाला और एक अपर यानी कि ऊपर वाला। लोअर धर्मशाला में सभी प्रशासनिक इकाइयां हैं, तो अपर धर्मशाला में सैनिक छावनी, सेंट जॉन की चर्च और मैक्लोडगंज में तिब्बती कॉलोनी है। हम सबसे पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज भ्रमण के लिए चल पड़े। बेटा, ये दो पर्वतीय स्थल पास पास में ही है। धर्मशाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? मैक्लोडगंज। मेरे सामने प्रकृति के अद्भुत दृश्य थे। अद्भुत मतलब हैरान करने वाले। मार्ग में हम पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य, गुनगुनाती छोटी छोटी जलधाराएं, चीड़ के पेड़ों के झुरमुट, देवदारों के झुंड, सीढ़ीनुमा खेत, वेग से बहती नदी, नदी में विशाल आकर्षक पत्थर और हरी भरी घाटियां अपलक निहारते जा रहे थे। बच्चों, जब लेखिका यानी कि समीक्षा धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाती है तो रास्ते के जो अद्भुत दृश्य है वो हमें बता रही है कि रास्ते में छोटी छोटी जलधाराएं, जिसे हम झरने कहते हैं, और पेड़ों के झुरमुट थे, सीढ़ी आकार के खेत थे और वेग से बहती तेज तेज बहती हुई नदियां थी।
नदियों में बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे और हरी भरी घाटियां दोनों तरफ दिखाई दे रही थी। प्रकृति की अद्भुत छटा का आनंद लेते आगे बढ़ रहे थे। हम 10 बजे मैक्लोडगंज पहुंच गए। कितने बजे पहुंचे? 10 बजे। सामने हिमछादित मतलब बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देखकर हमारे मन में उमंगे करवटें लेने लगी। बेटा, जब आपके सामने पहाड़ हो और वो भी बर्फ से ढका हुआ तो कितना आनंद आता है। हमने यहाँ के बाजार में घूमते हुए देखा कि यहाँ सभी दुकानें तिब्बतियों की हैं। अधिकतर दुकानें ऊनी वस्त्रों, स्वेटरों, सजावटी वस्तुओं तथा हस्तकला की हैं, तो कुछ तिब्बती रेस्टोरेंट जिसे आप कहते हो। हमें ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो हम ल्हासा यानी कि तिब्बत की राजधानी में भ्रमण कर रहे हों। बेटा, ऐसा क्यों प्रतीत हुआ? क्योंकि वहां पर ज्यादातर दुकानें तिब्बतियों की थी। और तिब्बतियों ने क्या क्या सामान लगा रखा था? ऊनी वस्त्र, स्वेटर और सजावटी सामान। हमने जहां तिब्बतियों द्वारा स्थापित बौद्ध मंदिर के भी दर्शन किए। मंदिर में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा बुद्ध पोथियां संग्रहित हैं। क्या क्या रखा हुआ है मंदिर में? एक तो महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी, विशाल मतलब बहुत बड़ी मूर्ति, प्रतिमा मूर्ति को बोलते हैं, स्टैच्यू को, और बुद्ध पोथियां यानी कि बुद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें हैं वो रखी हुई हैं। वास्तव में मैक्लोडगंज तिब्बती शासक दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, पक्के तौर पर नहीं है, क्योंकि पक्के तौर पर कहाँ था? तिब्बत में। सन 1959 में जब चीन ने तिब्बत देश पर आक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया था, तो चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? सन 1959 में। और भारत पर हमला कब किया था? 1962 में। तब दलाई लामा सहित 85,000 निर्वासित मतलब निराश्रा बौद्ध तिब्बतियों को भारत ने धर्मशाला में मैक्लोडगंज में शरण दी थी। यानी कि ये लोग वहां से भागकर, जान बचाकर भारत में आ गए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भागसू नाग का प्राचीन शिव मंदिर, जलाशय व जलप्रपात देखने गए, जो कि ऊंचे ऊंचे देवदार और प्लाश के वृक्षों के मध्य स्थित है। बेटा, और क्या जगह देखने वाली है? भागसू नाग का प्रसिद्ध शिव मंदिर। कहते हैं प्राचीन काल में छोटी सी झील का स्वामी नाग था, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम भागसू नाग पड़ा। भागसू का अर्थ जल से ही है। शिव मंदिर यानी भागसू नाग के प्रांगण में पाषाण प्रतिमाएं पड़ी हैं, जिनमें नागों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पाषाण का जो अर्थ है पत्थर की प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां। इन पत्थर की मूर्तियों पर क्या उकरा हुआ है? नागों की मूर्तियां। जहां से हम सीधा पवित्र डल झील गए, जो चारों ओर देवदारों के पेड़ से घिरा पिकनिक स्थल भी है। सूर्यास्त के समय धौलाधार की चोटियां सुनहरी रंग में रंगी हुई ऐसे लग रही थी मानो पिघले सोने में लिप्त हूं। सांझ हो गई थी, हम अपने विश्राम स्थल लौट गए। कहाँ लौटे आए बेटा? धौलाधार के एक होटल में। 28 दिसंबर की बात सुनते हैं अब। आज सुबह हम लोग तैयार होकर वार मेमोरियल देखने चल पड़े। अगले दिन क्या देखा बच्चों? वार मेमोरियल। इसका निर्माण उन वीर सैनिकों की याद में किया गया है जिन्होंने 1947, 48, 1962, 63, 71 के युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। काले संगमरमर की 3 पट्टिकाओं पर शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं। यहाँ स्मारक कर्तव्य पथ पर अपने जीवन का बलिदान करने वाले जवानों को नमन करता है तथा आने वाली पीढ़ी को भी बताता है कि ये वे नाम हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, कभी बुलाया नहीं जा सकता। इसके पश्चात हम कोतवाली बाजार में चील गाड़ी की ओर जाते हुए कुछ दूरी पर चट्टान से बना मंदिर देखने गए, जो स्थानीय देवी को समर्पित है। तो बच्चों, वहां पर क्या क्या देखा? 28 को एक तो वार मेमोरियल किन की याद में बनाया गया है? देश के लिए न्यौछावर होने वाले वीर सैनिकों की याद में और जिसे कुणाल पत्थरी कहते हैं। इस मंदिर को क्या कहते हैं बेटा? कुणाल पत्थरी। जहां से हमने लगभग 10 किलोमीटर दूर चिन्मय तपोवन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भेड़ बकरियों के रेवट मनभावन लग रहे थे। यानी कि जब वो ऊंचाई पर और जा रहे थे
तो उन्हें भेड़ बकरियों के झुंड मिले थे। दोपहर के समय बादलों ने पहाड़ों को अपने आंचल में समेट लिया। धूप और बादलों की आंख मिचौली का अवलोकन करते हुए हम चिन्मय तपोवन पहुंच गए, जो गीता के महान व्याख्याता चिन्मयानंद द्वारा स्थापित किया गया है, जहां हनुमान जी की 9 मीटर ऊंची मूर्ति है, साथ में राम मंदिर और स्कूल है। सूरज डूब चुका था, पहाड़ अंधकार में छिप गए थे, हम भी होटल में आ गए। यानी कि इतना घूमने के बाद फिर वो कहाँ लौट आए? होटल में। 29 दिसंबर 2011 आज हम लोगों ने पाँव फटते ही धर्मशाला से 17 किलोमीटर दूर पिकनिक व ट्रैकिंग स्थल त्रिपुंड जाने का निर्णय किया, किंतु वहां अधिक बर्फबारी और रास्ता खराब होने के कारण हम वहां ना जाकर पालमपुर घूमने चल पड़े। बेटा, धर्मशाला से 17 किलोमीटर दूर उन्होंने कहाँ जाना था? त्रिपुंड। लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से वो कहाँ चले गए? पालमपुर। अब पालमपुर कहाँ पर है देखते हैं। पालमपुर धर्मशाला से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांगड़ा की मुख्य घाटी है। कितने किलोमीटर? 38 किलोमीटर। यह शांति और सुंदरता की अनूठी तस्वीर है। यह चीड़ के हरे जंगलों, देवदार की पंक्तियों, सदाबहार चाय के बागानों, स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर बहुत सी जो हमें मतलब प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ घरों के सामने बांस के वृक्षों के अनगिनत झुरमुट दिखाई देते हैं। हम चाय के बागानों, मकानों और बंगलों के बीच से गुजरती सड़क से न्यूगल कैफेटेरिया पहुंचे, जहां से संपूर्ण धौलाधार पर्वत की झांकी दिखाई देती है और साथ ही धौलाधार के कदमों में पालम की घाटी किसी सुंदरी की तरह प्रतीत होती है। जहां कैफेटेरिया के पीछे न्यूगल नामक बहुत गहरी खड्ड है, जिसमें पहाड़ से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं। खड्ड में साफ सुथरा पानी बहता है, जो धौलाधार की बर्फ से पिघल कर आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धौलाधार पर्वतमाला के कदमों में कौन सी खड्ड है? न्यूगल खड्ड। इसके उपरांत हम पालमपुर से 13 किलोमीटर दूर अंद्रेटा गांव की ओर रवाना हुए। अंद्रेटा कई एकांत प्रिय कलाकारों का निवास स्थान रहा है, जिनमें चित्रकार शोभा सिंह तथा नाटककार नोरा रिचर्ड का नाम प्रमुख है। हमने पंजाब के श्रेष्ठ चित्रकार शोभा सिंह की कलाकृतियों का संग्रहालय देखा। शोभा सिंह का श्री गुरु नानक देव जी का चित्र हर सिख परिवार में तथा सोनी माहिवाल का प्रसिद्ध चित्र उत्तरी भारत के हर कला प्रेमी के पास है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शोभा सिंह कौन थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहाँ के? पंजाब के। उनके कौन से 2 चित्र बहुत मशहूर हैं? एक तो श्री गुरु नानक देव जी का और दूसरा सोहनी माहिवाल का। शोभा सिंह द्वारा निर्मित सुंदरियों के चित्र भारतीय चित्रकला में विशेष महत्व रखते हैं। पालमपुर का नाम केवल कला प्रेमियों से ही नहीं जुड़ा, बल्कि देश के वीर सैनिकों से भी जुड़ा है। कारगिल युद्ध के दौरान जिन जवानों की शहादत से विजय प्राप्त हुई, उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया तथा कैप्टन सौरभ कालिया का संबंध पालमपुर से ही है। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा को बहादुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र तथा मेजर सुधीर वालिया को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ से हम बैजनाथ आ गए और वहां प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम घर वापिस आ गए। तो बच्चों 27, 28 और 29 3 दिन धर्मशाला घूमने के बाद लेखिका वापिस आ गई। तो आगे प्रश्न देखते हैं। धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। समुद्र तल से धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से धर्मशाला की ऊंचाई 4500 फीट है। मैक्लोडगंज में घूमते हुए लेखिका को लहासा की याद क्यों आ गई? क्योंकि वहां ज्यादातर दुकानें तिब्बतियों की थी। मैक्लोडगंज की मुख्य विशेषता क्या है? मैक्लोडगंज एक पर्वतीय स्थल है। यह दलाई लामा का, बौद्ध भिक्षु दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय भी है। मैक्लोडगंज भागसू नाग क्यों प्रसिद्ध है?
भागसु नाग पत्थरों पर उकरी हुई नाग मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। वार मेमोरियल का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? वार मेमोरियल एक युद्ध स्मारक है जो विभिन्न युद्धों में देश की रक्षा करने वाले तथा अपने बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। चिन्मय तपोवन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर श्री हनुमान जी की 9 मीटर ऊंची मूर्ति राम मंदिर तथा चिन्मयानंद के कारण प्रसिद्ध है। अंद्रेटा में लेखिका को किन किन कलाकारों के चित्रों ने आकर्षित किया? अंद्रेटा में लेखिका को चित्रकार शोभा सिंह के चित्रों ने अपनी ओर आकर्षित किया। पालमपुर में किन किन वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत दी थी? पालमपुर के कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर बालिया तथा कैप्टन सौरभ कालिया ने अपनी शहादत दी थी कारगिल युद्ध के दौरान। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।